नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केस स्टडी ऑन वेरिएंस एनालिसिस। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, केस स्टडी ऑन वेरिएंस एनालिसिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएंस एनालिसिस का मतलब समझेंगे कि वेरिएंस एनालिसिस होता क्या है। तो वेरिएंस एनालिसिस को समझने से पहले वेरिएंस का मतलब समझ लेते हैं कि वेरिएंस क्या होता है। तो देखो, हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और जो एक्चुअल कॉस्ट है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम वेरिएंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पर फिक्स की थी, आपने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स की थी कार की, वो थी 5 लाख रुपए, और जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आई है, आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट आई है वो आई है यहाँ पर 6 लाख रुपए। तो इसका जो डिफरेंस है 1 लाख रुपए का, इसे हम कहते हैं वेरिएंस, इसे हम कहते हैं वेरिएंस। या फिर दूसरे शब्दों में समझिए कि आपने जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट की थी और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा वेरिएंस कहलाता है। अब वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, तो बेसिकली वेरिएंस एनालिसिस के अंदर हम वेरिएंस को अच्छे तरीके से जो है वो स्टडी करते हैं कि ये जो वेरिएंस है वो क्यों आया है। बेसिकली हम वेरिएंस एनालिसिस के अंदर जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, वेरिएंस को फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि ये वेरिएंस किस वजह से आया है, इसके पीछे के रीजंस क्या है, फिर उन रीजंस को फाइंड आउट करके उसको ठीक करने के लिए जो है वो करेक्टिव एक्शन जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वेरिएंस एनालिसिस जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो केस स्टडी है उसको हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो केस स्टडी क्या है, वेरिएंस एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस विद अ प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेस और वेरिएंसेस। ठीक है, तो वेरिएंस एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको हमारी जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसके साथ कंपेयर करते हैं ताकि हम वेरिएंसेस को फाइंड आउट कर सकें। दिस एनालिसिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड दिस वेरिएंसेस। तो ये एनालिसिस बेसिकली हमें हेल्प करता है कि ये जो वेरिएंसेस है वो किस वजह से आए, इसके पीछे का रीजन क्या है, और इन वेरिएंसेस को हम मटेरियल, लेबर और ओवरहेड 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेबर वेरिएंस की बात करें, अगर हमारा जो एक्चुअल लेबर कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट से एक्सीड हो जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो लेबर है उनके अंदर इनएफिशिएंसी है, या फिर हमें हायर वेज रेट जो है वो पे करने पड़े। ठीक है, by analyzing these variances, business can pinpoint areas where performance deviates from expectation, allowing them to corrective action। तो जब हमारी जो मैनेजमेंट है इन डेविएशंस को स्टडी करती है तो बेसिकली उनको रीजंस मिलते हैं, उनको वो एरियाज मिलते हैं जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और वो यहाँ पर करेक्टिव एक्शंस लेकर इंप्रूवमेंट करके परफॉर्मेंस को इंप्रूव जो है वो करते हैं, जिससे ऑपरेशन एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है और कॉस्ट कंट्रोल भी इनहांस होता है। ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस काफी क्रिटिकल टूल है मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, जो कि बजटिंग और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो ये थी हमारी केस स्टडी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, डैश इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट वर एक्सपेक्टेड और प्लान। यानी कि हमारे जो एक्चुअल कॉस्ट है मटेरियल की और स्टैंडर्ड कॉस्ट है मटेरियल की, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वेरिएंस एनालिसिस के अंदर, जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी कंपनी अपने मटेरियल को कितनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ जो है वो यूटिलाइज कर रही है। ऑप्शन ए, इसे हम कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। ऑप्शन बी, इसे हम प्राइस वेरिएंस कहते हैं। ऑप्शन सी, यूसेज वेरिएंस कहते हैं, या फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज अ करेक्ट आंसर। जैसे एग्जांपल के लिए एक्सवाइडेड कंपनी है, उसने यहाँ पर कार की जो मटेरियल पे कॉस्ट डिटरमाइन की थी वो 2 लाख रुपए थी, पर एक्चुअली में जो कॉस्ट आई वो कितनी आई है, यहाँ पर 3 लाख रुपए आई है। ठीक है, तो ये जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस है इसे ही हम क्या कहते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और इससे हमें पता लगता है कि हमारी जो एफिशिएंसी है कहीं ना कहीं जो है वो कम है, जिसकी वजह से हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है, और हम रीजन फाइंड आउट करके उसे रिमूव जो है वो करने की कोशिश जो है वो करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी कॉस्ट आगे से ज्यादा ना आए। अब ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है इसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और दूसरा होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, तो देखो, हमारा जो मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस था, हमारा जो मटेरियल का जो स्टैंडर्ड प्राइस था और जो एक्चुअल प्राइस जिसके ऊपर हमने मटेरियल को बाय किया है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। जैसे आपने फिक्स किया था कि हमें 10 रुपए पर यूनिट यहाँ पर पे करना है मटेरियल के लिए, पर एक्चुअली में आपको पे करना पड़ा 15 रुपए,
तो ये जो 5 रुपए का डिफरेंस है ये हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहलाता है। उसके बाद है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। तो हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की और जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है वो कहलाता है। जैसे एग्जांपल के अगर हमारे जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी वो 10 यूनिट्स, यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल का यूज किया जाएगा, और एक्चुअल जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी यहाँ पर 20 यूनिट्स। तो ये जो 10 यूनिट्स का डिफरेंस है ये हमारा क्या कहलाएगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है वो कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता जाएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मटेरियल प्राइस वेरिएंस refers to the difference between the actual cost paid for material and standard cost that was expected or planned to those material. Which of these is a cause of this variance? ठीक है, तो ये जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस अकर होता है तो इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो अकर होता है। पहला, फ्लक्चुएशन इन मार्केट कंडीशन एंड सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स। ठीक है, तो मार्केट कंडीशन जो है वो फ्लक्चुएट हो चुके हैं। जैसे पहले आप मान के चलिए मार्केट के अंदर जो हमारा मटेरियल था उसका प्राइस 10 रुपए था, ठीक है। पर क्या हुआ कि हमारे जो मार्केट कंडीशन है वो फ्लक्चुएट हो गई, यानी कि इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अचानक से बढ़ गई और सप्लाई जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से इसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो गए, जिससे आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल ये कॉज होता है। उसके बाद चेंजेस इन कमोडिटी प्राइसेस, इन्फ्लेशन, करेंसी एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो अगर आपका जो कमोडिटी है उसका प्राइस में अगर चेंज आ गया है, इन्फ्लेशन जो है वो आ गया है, या फिर करेंसी एक्सचेंज रेट यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें अगर कोई चेंजेस आ गया है तो बिल्कुल इसकी वजह से भी मटेरियल प्राइस वेरिएंस आएगा। उसके बाद सप्लाई रिलेटेड फैक्टर जैसे कि प्राइसिंग पॉलिसीज, नेगोशिएशन, चेंज इन सोर्सिंग। तो देखो अगर आपने मान के चलो अपना सप्लायर जो है वो चेंज कर, जैसे आप पहले सप्लायर ए से लेते थे, वो आपको 10 रुपए का देता था, पर उसकी क्वालिटी डिक्रीज होगी तो आपने सप्लायर बी को अप्रोच किया और उसने 15 रुपए का आपको मटेरियल दिया, तो बिल्कुल इसकी वजह से भी प्राइस मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो आ सकता है। इसके अलावा या फिर आपने अपने एग्जिस्टिंग सप्लायर के साथ ही जो प्राइसिंग पॉलिसीज थी उसके अंदर जो है वो एडजस्टमेंट की। पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 10 रुपए का मटेरियल मिलेगा, पर उसने चेंज करा के 12 रुपए का कर दिया, जिससे आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन एफिशिएंसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर आप अपनी जो इन्वेंट्री है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, जैसे कि कभी तो बहुत ज्यादा मटेरियल आप खरीद रहे हो, कभी बहुत कम मटेरियल खरीद रहे हो, तो ये सारे के सारे यहाँ पर कॉजेस होते हैं जिनकी वजह से मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल that should have been used for specific production output and actual quantity of material used। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने जो मटेरियल की क्वांटिटी का फिक्स की थी, यानी कि जो आपका मटेरियल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड था वो डिफर कर गया है एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने यूज किया प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारा रीजन नहीं है मटेरियल यूसेज वेरिएंस का? पहला, इनफीरियर क्वालिटी ऑफ परचेज मटेरियल। अगर आपकी जो मटेरियल उसकी जो क्वालिटी है वो इनफीरियर है, अगर क्वालिटी खराब है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस रॉ मटेरियल का जो वेस्टेज है वो ज्यादा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जिससे आपकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बिल्कुल ये रीजन है। इंक्रीज वेस्टेज ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे जो वर्कर्स हैं वो मटेरियल को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वेस्टेज आपको देखने को मिल रही है। इससे भी मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है वो बढ़ेगा। इनएफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस एंड ऑपरेशनल मेथड। तो प्रोडक्शन प्रोसेस काफी ज्यादा इनएफिशिएंट है, ठीक है, बहुत खराब है, जिनकी वजह से मटेरियल काफी मटेरियल का काफी लॉस हो रहा है। तो ये भी एक रीजन है। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद सप्लायर दैट इंक्लूड प्राइस एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आपने जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट किए थे सप्लायर से उसमें यहाँ पर कोई प्राइस एडजस्टमेंट आपने की है, तो ये रीजन हमारा नहीं होता है। देखो इसका मटेरियल यूसेज वेरिएंस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ये बेसिकली इंपैक्ट डालता है हमारा जो प्राइस स्टैंडर्ड था उसके साथ, मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड था उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पर कॉज नहीं होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस का, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश इज अ मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट फॉर अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्चुअल लेबर कॉस्ट इनकर्ड। इट हेल्प्स द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लेबर यूटिलाइजेशन इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी लेबर की और जो एक्चुअल कॉस्ट थी लेबर की, उसका जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, और इससे हमें पता लगता है
कि जो लेबर यूटिलाइजेशन है उसको हम कितने इफेक्टिव तरीके से एफिशिएंसी के साथ जो है वो कर रहे हैं। इसे हम कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं, रेट वेरिएंस कहते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस कहते हैं, या फिर लो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। तो फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। हमारे जो एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट है और जो एक्चुअल लेबर कॉस्ट है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर करेगा ऑप्शन डी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज द करेक्ट आंसर। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे यहाँ पर देखो, अगर आपका जो आपने लेबर पे फिक्स किया था वो 2 लाख रुपए था और एक्चुअल 3 लाख रुपया है, ठीक है 3 लाख रुपया, तो ये जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस है ये बेसिकली आपको ये कहलाता है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और इससे हमें पता लगता है कि हमने अपने लेबर को कितना यहाँ पर अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। देखो अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो कि आपने लेबर को अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूज जो है वो नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी लेबर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब ये जो हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है, यहाँ पर लेबर कर लीजिए, अब ये जो हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है लेबर रेट वेरिएंस और एक होता है लेबर टाइम वेरिएंस। ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस की बात करें, अगर हमारा जो स्टैंडर्ड रेट था जो हम लेबर को पे करते थे, जैसे कि आप यहाँ पर आवर जो है 100 रुपए पे करते थे, और जो एक्चुअल रेट आपने पे किया है उसके अंदर जो डिफरेंस है, जैसे एग्जांपल के आपने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था वो 100 था, पर एक्चुअली में आपको 150 रुपए जो है वो पे करना पड़ेगा, जो 50 रुपए का डिफरेंस है ये हमारा कहलाता है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर टाइम वेरिएंस क्या होता है, तो देखो जो आपने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया था, जैसे आपने फिक्स किया था कि 100 यूनिट्स के लिए 8 घंटे चाहिए, यानी कि 8 घंटे में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए, पर 100 यूनिट जो है वो 9 घंटे में प्रोड्यूस हुए, तो ये जो 1 घंटे का डिफरेंस है इसी को हम लेबर टाइम वेरिएंस जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं, लेबर टाइम वेरिएंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सवाइजेड कंपनी सेट्स अ स्टैंडर्ड लेबर रेट 150 per hour. However, due to increased labor union demand, wage increases. The actual rate paid to employees rises 160 per hour. If XYZ company worked 1000 hours during the month, the labor cost based on the standard rate would be 1,50,000. But with the actual rate, the cost amount is 1,60,000. This represents which type of variance? ठीक है, तो देखो हुआ क्या, कंपनी स्टैंडर्ड लेबर रेट फिक्स किया था 150, यानी कि वो पर आवर जो है अपने एम्प्लॉयज को 150 रुपए देगा, पर लेबर यूनियन की डिमांड की वजह से वेजेस को इंक्रीज करना पड़ा जो कि 160 था, यानी कि एक्चुअली में कितना पे करना पड़ा, एम्प्लॉयज को 160 पे करना पड़ा। ठीक है, कंपनी ने टोटल 1000 घंटे काम किए थे, तो उसे स्टैंडर्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग 1,50,000 रुपए पे करना पड़ता, ये यहाँ पर लेबर कॉस्ट आती, पर जो एक्चुअल उसने पे किया 160, इसकी वजह से इसे 160,000 जो है 1,60,000 रुपीज यहाँ पर पे करने पड़े। तो ये जो 10,000 का डिफरेंस है, ये जो हमारा यहाँ पर 10,000 रुपीज का डिफरेंस है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर टाइम वेरिएंस, या फिर रेट। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा लेबर रेट वेरिएंस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पर जो रेट था उसके अंदर जो है वो डिफरेंस आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेबर टाइम वेरिएंस इज द कंपोनेंट ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस दैट मेजर द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आवर्स वर्क and standard hours expected to complete a particular task or production output. Which of these are reason for labor time variance? ठीक है, तो देखो जब हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो है वो एक्चुअल टाइम से इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, यानी कि उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा लेबर टाइम वेरिएंस कहलाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से लेबर टाइम वेरिएंस जो है वो अराइज होता है? पहला, वेरिएशन इन स्किल लेवल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्कर। तो देखो मान के चले कंपनी ने सोचा था कि हमारे पास जो है वो स्किल्ड एम्प्लॉयज आएंगे जो कि इस काम को 8 घंटे में जो है वो कंप्लीट कर देंगे, यानी कि स्टैंडर्ड लेबर टाइम कितना फिक्स किया गया है यहाँ पर 8 घंटे। पर एक्चुअली में क्या हुआ, जो स्किल्ड जो वर्कर्स आए कंपनी के पास वो अनस्किल्ड थे, जिसकी वजह से वो इस सेम काम को जो है 12 घंटे लगाते थे, यानी कि वो 12 घंटे में 100 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करते थे। अब इसकी वजह से आपको देखने को मिल जाएगा कि लेबर टाइम वेरिएंस हो रहा है, यानी कि जो एक्चुअल टाइम है वो हमारा 12 घंटे है और स्टैंडर्ड कितना है 8 घंटे, तो ये 4 घंटा हमारा क्या होगा, 4 घंटे हमारे यहाँ पर क्या होंगे, ये वेरिएंस होगा। उसके बाद चेंजेस इन वर्क मेथड और प्रोसेस, तो अगर वर्क मेथड चेंज हो गया, जैसे कि पहले आप मशीनों पे काम करते थे पर अब आपको ज्यादातर काम मैनुअली करना पड़ता है, तो इसकी वजह से भी लेबर टाइम जो है वो इंक्रीज हो सकता है और लेबर टाइम वेरिएंस आ सकता है। उसके बाद प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन और इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, तो अगर यहाँ पर जो प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन हो रही है, यानी कि आपकी जो मशीन्स वगैरह हैं, जो इक्विपमेंट है वो खराब हो रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं, तो उनकी वजह से भी आपका जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद इनएडिक्वेट ट्रेनिंग और लैक ऑफ नॉलेज अफेक्टिंग टास्क कंप्लीशन ऑन टाइम, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की, नॉलेज प्रोवाइड नहीं की जिससे वो अपना टास्क कंप्लीट कर पाए, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जो है हमारा
लेबर टाइम वेरिएंस जो है वो अराइज होता है। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश इज द कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस दैट मेजर डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड एंड द बस्टेड और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फॉर अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कंपोनेंट ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस का जो कि बेसिकली हमें बताता है कि एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट और बस्टेड स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट के बीच में कितना यहाँ पर डिफरेंस है। देखो, जो हमारे ओवरहेड कॉस्ट होते हैं, यानी कि हमारा जो मटेरियल और लेबर के अलावा जो बाकी के खर्चे होते हैं, जैसे कि रेंट पे करना, बिजली का बिल पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, तो वो हमारा ओवरहेड एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं। तो इनका भी हम यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स करते हैं। अभी जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फिक्स, जो कि यहाँ पर प्रोडक्शन के हर लेवल पर सेम ही रहते हैं, चाहे आप प्रोडक्शन करो या फिर ना करो, ये आपको पे करना ही पड़ता है। वेरिएबल ओवरहेड ऐसे जो कि प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है, अगर आप प्रोडक्शन को कम करते तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, अब इनका भी हम क्योंकि स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं तो ये भी वेरिएंस एनालिसिस के अंदर जो है वो आते हैं। तो अगर हमारा जो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है और जो बस्टेड स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है उसके बीच का डिफरेंस हो, तो उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, या फिर वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, या फिर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। बाकी वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है, तो देखो यहाँ पर हम बेसिकली जो आवर्स पे, जैसे हमने सोचा था कि 8 घंटे हमें यहाँ पर काम करवाना है एम्प्लॉय से, तो 8 घंटा का हमें यहाँ पर रेंट जो है वो पे करना पड़ेगा, या फिर 8 घंटे का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना पड़ेगा। पर एक्चुअली में काम जो हुआ वो 12 घंटे हुए, जिससे आपकी जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो गए, क्योंकि 4 घंटे ज्यादा आपको जो है बिजली बिल जो है वो फूकना पड़ा, 4 घंटे ज्यादा का रेंट यहाँ पर पे करना पड़ा। तो ये हमारा ओवर वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस होता है। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है, तो बेसिकली देखो आपके जो फिक्स्ड कॉस्ट है, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें जो वेरिएंस आता है, मतलब जो स्टैंडर्ड ओवरहेड फिक्स्ड कॉस्ट है उसके अंदर जो डिफरेंस आता है वो हमारा यहाँ पर कहलाता है। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर था वो बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है रिगार्डिंग। तो हमने यहाँ पर डिटेल में समझ लिया है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहाँ पर जो है वो क्या होती है और कैसे की जाती है, और इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझ लिया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिस्कस किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर हम ओवरव्यू ले लें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम बेसिकली प्रोडक्ट और सर्विसेज के स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं काम को शुरू करने से पहले, और उस स्टैंडर्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम ही आए। जब हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है तो एक्चुअल कॉस्ट को हम स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं ताकि हम वेरिएंसेस को फाइंड आउट कर सके, और फिर उन वेरिएंसेस का एनालिसिस करके हम रीजन को फाइंड आउट करते हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया होता है, और उस रीजन को हम ठीक जो है वो कर लेते हैं ताकि हमारी जो कॉस्ट है उसको हम कंट्रोल कर सके और जो मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन वगैरह ले सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा।